आइए अब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिफोर 1996 हमने देखा। अब हम पढ़ लेते हैं कि 1996 में कौन कौन से महत्वपूर्ण चुनाव सुधार हुए। आप जानते हैं कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी की अध्यक्षता में बनी, तो 1990 में वीपी सिंह ने अपने तब के लॉ मिनिस्टर मिस्टर दिनेश गोस्वामी जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई, जिसको ये कहा गया कि ये स्टडी करे पूरे इलेक्शन सिस्टम के बारे में, डिटेल स्टडी करे इलेक्शन सिस्टम के बारे में, और अगर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो सजेशन दे। तो दिनेश गोस्वामी समिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव है 1996 में कई महत्वपूर्ण इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए। तो दिनेश गोस्वामी जी ने अपनी रिकमेंडेशन में बहुत सारे सुझाव दिए, जिसमें से कुछ सुझाव को गवर्नमेंट ने 1996 में एक्सेप्ट किया। जिसमें से एक सबसे पहला सुधार ये था कि ये कहा गया कि जो हमारे उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के नामों को सूचीबद्ध किया जाए, यानी लिस्टिंग ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। यानी इसमें यह किया गया कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो कहा जाए या कहा जाए जो उम्मीदवार हैं, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। यहां लिख दूं, यहां जगह कम है। एक कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा वैसे कैंडिडेट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, अनरिकॉग्नाइज्ड है बट रजिस्टर्ड है, और तीसरे में इंडिपेंडेंट या कई अदर्स। यानी दिनेश गोस्वामी समिति की अनुशंसा पे उम्मीदवारों के नामों के सूचीबद्ध करने की बात कही गई। ये कहा गया कि जितने भी लड़ने वाले हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा गया। कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं, और दूसरे जो मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार तो नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, और तीसरा जो अदर्स हैं। तो ये कहा समिति ने कि इनके नाम जो है, इनके नामों आप देखते होंगे कि अगर आप देखेंगे जो कैंडिडेट की सूची होती है, उम्मीदवारों की सूची, या आप मतपत्रों को देखेंगे तो आज आप देखते होंगे पहले राष्ट्रीय पार्टी, फिर राज्य स्तरीय पार्टी, फिर रिकॉग्नाइज्ड, फिर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद इंडिपेंडेंट लास्ट में। इस क्रम में मतपत्रों पे उम्मीदवारों की जो सूची होती है वो इसी क्रम में होती है, और प्रत्येक वर्ग में अल्फाबेटिकली उनके नाम होते हैं। ये व्यवस्था जो है दिनेश गोस्वामी समिति की अनुशंसा पे 1996 में लागू की गई। एक बात तो ये थी। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार ये हुआ कि ऐसे लोग जो राष्ट्रीय गौरव का अनादर करते थे, जो राष्ट्रीय गौरव का अनादर करते थे, उनको जो है कहा गया कि उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से रोका जाएगा। यह दिनेश गोस्वामी जी की द्वितीय बड़ी महत्वपूर्ण अनुशंसा थी। यह कहा गया कि ऐसे लोग जो ऑफेंस करते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये 1971 में बना था, नेशनल ऑनर एक्ट, ये 1971 में बना था, नेशनल ऑनर एक्ट। तो ऐसे लोग जो ऑफेंस करते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ऐसे लोगों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें आती हैं कि अगर आप इंसल्ट करते हैं, इंसल्टिंग नेशनल
इस चीज का, नेशनल फ्लैग का, राष्ट्रीय भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, या आप जो है किसी को नेशनल एंथम गाने से मना करते हैं। ये 3 चीजें इसमें शामिल हैं। अगर आप राष्ट्रध्वज का अनादर करते हैं तो भी आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई। अगर आप भारतीय संविधान का अनादर करते हैं तो भी सेम कंडीशन है। या आप कोई आदमी ऐसा है जो कि नेशनल एंथम गा रहा है, उसको गाने से रोकते हैं, तो ये सारी चीजें नेशनल ऑनर एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस मानी जाती हैं और आप जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये व्यवस्था भी दिनेश गोस्वामी समिति की, या बड़ा सा लिख दूं, दिनेश गोस्वामी, ये दिनेश गोस्वामी जी की समिति की अनुशंसा के बाद ही ऐसा किया गया। ठीक। तीसरी बात, प्रोहिबिशन ऑन लिक्वर, यानी शराब और मादक पदार्थों छानबे, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति की अनुशंसा पे, ठीक, 1996 से जो इंप्लीमेंट हुआ। और यह किया गया कि मादक द्रव्यों और शराब की बिक्री पे प्रतिबंध लगाया गया, यानी पोलिंग स्टेशन के आसपास किसी भी कोई सार्वजनिक स्थान हो, कोई होटल हो, कोई निजी स्थान हो, पे शराब का, लीकर का या कोई मादक पदार्थ जिससे दे दीजिए मतदाता मस्त हो जाए और जा करके आपको अपना प्रतिनिधि बना ले, इन चीजों को रोकने के लिए दिनेश गोस्वामी ने ये अनुशंसा की और जिसे माना गया कि शराब की बिक्री और मादक पदार्थों की बिक्री को कहां पे, पोलिंग स्टेशन, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, पोलिंग स्टेशन के आसपास, चाहे होटल हो, चाहे कोई निजी स्थान हो, रेस्टोरेंट हो, ऐसे जगह पे न तो उसे बेचा जाएगा और न तो उसे दिया जाएगा। नहीं, न तो उसका सेल होगा न तो किसी को दिया जाएगा। ऐसा नहीं खाली सेल लिख दिया गया, बिक्री, तो आप कहे साहब हम बिक्री तो नहीं कर रहे थे, हम तो इनको खाली दे रहे थे। तो गिविंग सेलिंग दोनों को जो है प्रतिबंधित किया गया है और ये मतदान समाप्ति के 48 घंटे तक ये सीमा है। मतदान समाप्ति के 48 घंटा पहले तक, मतदान समाप्ति के 48 घंटा पहले तक आप शराब और मादक द्रव्य न तो बेच सकते हैं न तो किसी को दे सकते हैं। अगर ऐसा करते पाए गए तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। सजा है 6 माह की जेल और नगद कैश 2000 रुपये और बोथ, जैसा न्यायालय उचित समझे। छोटी सजा है लेकिन सजा है 6 माह जेल, 2000 रुपया कैश, नगद मतलब जुर्माना, फाइन, अर्थदंड या दोनों, इसमें से कोई सजा हो सकती है। और यह भी व्यवस्था की गई कि उस समय जो असलाहा लेके लोग चलते थे, हथियारों को लेके घूमने पे भी रोक लगाई गई। यानी अगर आप पोलिंग स्टेशन के आसपास हथियार लेके चलते हैं, मतदाता को दिखाया कि दो नहीं तो उड़ा देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए हथियारों को जो है, हथियारों पे रोक लगाई गई कि आप मतदान केंद्र के आसपास जो है असलाहा लेके नहीं टहलेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये थोड़ी, इसमें थोड़ी कड़ी सजा है। इसमें आपको 2 साल का जेल हो जाएगा। यहाँ तो 6 महीने था ना। अगर आप असलाहा लेके घूम रहे हैं पोलिंग बूथ के आसपास तो क्या हो जाएगा आपको, ये 2 साल तक की जेल हो सकती है और अर्थदंड लग सकता है। और ये भी होगा कि आपका असलाहा जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा और उसका जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था की गई जिससे कि हथियारों को लेकर के लोग, बताए ना, चुनाव सुधार धीरे धीरे हुए। आज जो स्थिति है ऐसी पहले थी नहीं। ये धीरे धीरे अलग अलग चरणों में सुझाव होते गए और जो जो इलाज होता गया, मर्ज वैसे वैसे बढ़ता गया। तो ये हथियारों पे, हथियार लेके चलने पे रोक लगाया गया। और इसी तरीके से एक और सुधार किया गया कि जो नंबर ऑफ प्रपोजर्स थे,
प्रस्तावकों की संख्या जो पीसी जो एसीज में हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करना चाहते थे उनके लिए एक व्यवस्था की गई कि अब आप जो है जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए तो एक प्रपोजल ठीक है, एक प्रस्तावक सही है, लेकिन ऐसे लोग जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है, जिसे किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त नहीं है, ऐसे आदमी को कहा गया कि भाई साहब आप जो है अपना नॉमिनेशन पेपर जो है ऐसे 10 पंजीकृत मतदाता जो उस क्षेत्र के हों उनसे प्रस्तावित कराएंगे। ठीक, 10 होने चाहिए, बट इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज ओनली 1 इज प्रपोजल इज सफिशिएंट, बट इन अदर केस 10 प्रपोजल इज नीडेड। कहां के? वो जो इलेक्टर हो उसी क्षेत्र का। ये व्यवस्था, ये बदलाव किया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया कि डिस्करेज किया जाए ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि सीरियस नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको डिस्करेज करने के लिए किया गया, जरूरी भी था। और एक और रिफॉर्म किया गया दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा कि जो इफेक्टिव कैंपेन पीरियड था, अब जानते थे नहीं इफेक्टिव कैंपेन पीरियड क्या होता है, कि जिस दिन से पर्चा वापसी हुई, नामांकन आपने वापस लिया, यानी वापसी से लेकर के मतदान का दिन, यही तो होगा ना कैंपेन का इफेक्टिव पीरियड। भाई मतदान, पर्चा वापसी तक तो क्लियर ही नहीं था कितने लोग लड़ रहे हैं। पर्चा वापसी के बाद अंतिम सूची निकल जाने के बाद फिर ये होता है कि से मतदान तक पहले 20 डेज हुआ करते थे, लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी की अनुशंसा पे ये माना गया, इसे घटा के 2 सप्ताह 14 डेज कर दिया गया। ज्यादा समय मिलता था, भाई प्रचार के लिए इतना दिन तो बहुत है, तो ये 20 दिन घटा करके ये 14 दिन किया गया। इस तरीके से छठवां डेट ऑफ द कैंडिडेट, यानी पहले ये होता था कि अगर निर्वाचन के पहले बिफोर एक्चुअल पोलिंग कोई कंटेस्टेंट, कोई उम्मीदवार अगर उसका निधन हो जाता था, मर जाता था, तो जो पूरी प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होती थी। लेकिन ये अनुशंसा की गई, इसको माना गया, दिनेश गोस्वामी की अनुशंसा को 1996 के बाद से ये व्यवस्था की गई कि पूरी प्रक्रिया अब रद्द नहीं होती। अब चुनाव पूरे रद्द नहीं होते, चुनाव होते हैं और रिकॉग्नाइज, पता चला कि आपने किसी एक तमाम कैंडिडेट खड़े हैं, एक किसी इंडिपेंडेंट को उड़ा दिया, पता चला। पहले होता था फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू होती थी, अब ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको ये रहता है कि वो 7 दिनों के भीतर, विद इन 7 डेज, 7 दिनों के भीतर कोई दूसरा अपना कैंडिडेट, कोई दूसरा उम्मीदवार दे सकती है। इसी तरीके से व्यवस्था की गई बाय इलेक्शन में, टाइम लिमिट फॉर बाय इलेक्शन, यानी अगर किसी कारण से कोई एक सीट खाली हो जाती है, कोई चल बसा या इस्तीफा दे दिया, जिस भी वजह से, संसद में या विधानसभा में या विधान परिषद में कहिए, अगर कहीं किसी पीसीज में या कहिए ऐसे एसीज में अगर कोई सीट रिक्त हो जाती है, खाली हो जाती है, कोई वैकेंसी होती है, तो 6 माह के भीतर, विद इन 6 मंथ्स, वहाँ पे इलेक्शन कराने होते हैं। मगर इसका एक्सेप्शन भी है, आप जानते हैं एक्सेप्शन ये है कि अगर जो सीट खाली हो रही है, जो उम्मीदवार इसको खाली कर रहा है, रिक्त कर रहा है, अगर उसका कार्यकाल लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम का है, तो कोई जरूरी नहीं बाई इलेक्शन कराया जाए, तो फिर बाद में जनरल इलेक्शन के साथ भी उसका इलेक्शन कराया जा सकता है। ऐसे तो 6 महीने की टाइम लिमिट है, लेकिन एक्सेप्शन में 2 है। एक कि अगर 1 साल से कम का समय बचा हो तब, या दूसरी स्थिति में कि अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलके ये सत्यापित कर दे, ये प्रमाणित करे कि वहाँ ऐसी स्थिति है कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, कि अभी जो है चुनाव वहाँ संभव नहीं है, ये बात जो है इलेक्शन कमीशन इस बात को प्रमाणित कर दे कंसल्टिंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि इसका पालन किया जाए। ये एक रिकमेंडेशन थी जो कि 1996 के बाद मान ली गई
ये रिकमेंडेशन अब नहीं है, अब ये 1996 के बाद ये इन्फोर्समेंट में है, ये 1996 के बाद ये लागू है। और इसी तरीके से ये हो गया कि अब जो है लिमिट कर दी गई, जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको ये हो गया कि वो सिर्फ जो है रिस्ट्रिक्टेड टू 2 कंस्टिट्यूएंसीज, यानी हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो 2 ही जगह से लड़ सकते हैं, या नहीं हर जगह से खड़े हो गए, पर्चा भर दिया, पैसा लगा के पर्चा भर दिया और तमाशा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी हो गया कि आप चाहे पीसी चाहे एसीज, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक साथ हो रहे, अगर कोई आम चुनाव है या उपचुनाव है, एक साथ हो रहे, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद कि अगर एक साथ हो रहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, तो कोई भी उम्मीदवार 2 जगह से अधिक नहीं लड़ सकता, 2 जगह लड़ सकता है। कभी देखते होंगे ना बड़े बड़े नेता यहाँ से भी लड़ गए वहाँ से भी लड़ गए, अगर एक जगह से नहीं भी जीते तो दूसरी जगह से जीत जाएंगे। तो ये व्यवस्था 1996 के बाद ये व्यवस्था बनाई गई कि उपचुनाव या आम चुनाव जो एक साथ हो रहे हैं उसमें कोई भी कैंडिडेट अधिक से अधिक 2 स्थानों से ही लड़ सकता है। एक और व्यवस्था की गई कि ये किया गया कि वोट देने के लिए पोलिंग डेज के दिन, जहां मतदान दिवस के दिन जो है जो एम्प्लॉइज हैं उनको पोलिंग डे के दिन जो है हॉलीडेज दिया जाए, छुट्टी दी जाए, हॉलीडेज यानी प्रोविजन ऑफ हॉलीडे। मतदान के दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, आप बहुत देखते हैं ना चुनाव होने होता है तो सार्वजनिक घोषणा जो छुट्टी हो गई, वोट दीजिए चाहे न दीजिए, छुट्टी का मजा मारिए। तो ये व्यवस्था भी जो है 1996 के रिफॉर्म के साथ आई कि मतदान के दिवस पर चाहे कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यापार हो, कारोबार हो, सरकार में हो, यहाँ तक कि डेली वेजेस को भी अगर वो छुट्टी लेता है, मतलब सार्वजनिक अवकाश रहता है, उस पर उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। कोई दैनिक वेतनभोगी भी है तो ऐसा नहीं कि वोट देने गया तो आप कहते नहीं साहब आज इसकी तनख्वाह नहीं देंगे वोट देने के, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा अगर कोई करेगा नियोक्ता तो उसकी शिकायत होने पे उसे 500 रुपये फाइन देनी होगी। ये व्यवस्था की गई है जिससे अधिक से अधिक लोग जो है मतदान प्रक्रिया में शामिल हों। ये कुछ मुख्य सुधार थे जो 1996 से के जो है अब लोगों ने पढ़ा, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996 थे। और अब हम देखते हैं कि आफ्टर 1996 कौन कौन से रिफॉर्म किए गए।